हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक रहेगा इंटरव्यू। इंटरव्यू एक बहुत फॉर्मल एक अवसर है और आईटीआई परीक्षाओं को पास करने के बाद आप सभी के जीवन में ये पहला व्यावसायिक फॉर्मल अवसर आपके सामने आने वाला है। तो उसकी तैयारी करेंगे और परीक्षा की तैयारी साथ साथ हो जाएगी। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हम किस तरीके की बातें करने वाले हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस को समझना और उनके विकल्पों तक पहुंचना आसान हो जाए। इंटरव्यू एक बहुत ही फॉर्मल अवसर है और हम ये चाहेंगे कि पहले 2-3 इंटरव्यू से पहले हम प्रैक्टिस कर लें। शीशे के सामने खड़े होकर दोस्तों के बीच में, अपने परिवार वालों के साथ क्या क्या संभावित सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं और उनके क्या क्या जवाब हम दे सकते हैं। और जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, इंटरव्यू देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या बनाती है और किस किस तरीके के संभावित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। पहली बात, ये एक बहुत फॉर्मल एक अवसर है। ना सिर्फ आपका व्यवहार, आपकी भाषा फॉर्मल होनी चाहिए। और भाषा का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर इंग्लिश बोलना पड़ेगा आपको। आप हिंदी में बोलें, उर्दू में बोलें, पंजाबी में बोलें, जो आपकी मातृभाषा है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें जवाब दें। लेकिन इस बात के लिए प्रिपेयर रहना कि वो इंग्लिश में कुछ सवाल पूछ सकते हैं, आपको वो समझना पड़ेगा। तो एक्टिव लिसनर आपको रहना है। आप ये नहीं कह सकते, बार बार ये नहीं कहेंगे कि मैं अब प्लीज़ दोबारा बताना, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो और उसके बाद आप अपनी भाषा में जवाब दें। आप हिंदी में बोल रहे हैं, बीच बीच में थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स भी आप लेकर आ रहे हैं, नथिंग रॉन्ग इन इट, कोई बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हैं इस काम को। अब बाकी क्या फॉर्मल होगा? फॉर्मल में आपकी ड्रेस परिधान फॉर्मल होगा, आपका अपीयरेंस फॉर्मल होगा। जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो बाल बड़े हैं छोटे हैं, लेकिन वो कॉम होने चाहिए, कंघी होनी चाहिए अच्छी तरह, मेरी तरह नहीं। अभी दाढ़ी मेरी तरह नहीं होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। और अगर आपने बियर्ड रखी है तो वो नीट होनी चाहिए। अब आते हैं शर्ट पे। फुल स्लीव की शर्ट पहननी है, लाइट कलर की, कोई टी शर्ट नहीं, कोई हाफ बाजू की शर्ट नहीं पहननी है इंटरव्यू में। ट्राउज़र पहनना है ब्लैक कलर का या डार्क ब्लू कलर का, या किसी भी डार्क कलर का आप ट्राउज़र पहन सकते हैं। शू पहनने हैं, चप्पल नहीं, सैंडल नहीं, स्पोर्ट्स शूज़ नहीं। और सॉक्स हाई एंकल वाली पहननी है, वो लो एंकल वाली सॉक्स मत पहनना। तो ये हुए हमारे फॉर्मल परिधान। और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इससे एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और अगर प्रभाव अच्छा पड़ा तो बहुत मुमकिन हो जाता है कि आपको वो जॉब मिल जाए। अगर आपका पहला इंप्रेशन ही खराब पड़ गया तो जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा ना दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब फॉर्मल सिर्फ आपके कपड़े और आपका व्यवहार और आपकी भाषा ही नहीं है, फॉर्मल आपका डॉक्यूमेंट भी है। और जो मेन डॉक्यूमेंट इसमें है वो है रेज्यूम, जिसको करिकुलम वीटे भी कहते हैं, आप बायोडाटा भी उसको कह सकते हैं। बायोडाटा एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपने समरी, अपनी एजुकेशन की समरी और अपने बारे में कुछ व्यक्तिगत बातें लिख कर बताते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत मोटे मोटे अक्षरों में। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, कई बच्चे क्या करते हैं कि ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं। यार एंट्री लेवल पे आप जा रहे हो, कोई आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा कि कोई तुर्रम खान आ रहा है हमसे मिलने। अगर एक पेज में आपका बायोडाटा आ रहा है, बहुत बढ़िया। ना तो इतना छोटा लिखो कि मेरे जैसे को दिखाई ना दे, और ना इतना बड़ा बड़ा लिखो कि हमें 3 पेज का बायोडाटा बनाना पड़ा, क्योंकि हमारे पास लिखने को बहुत कुछ था। और वो क्या लिखा है आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कायदे में रेज्यूम उस कंपनी के लिए बनाना चाहिए जिसके लिए हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हम एक रेज्यूम बना लेते हैं और हर कंपनी में बांट देते हैं उसको। ऐसा नहीं होता है। आप किस स्पेसिफिक कंपनी में जा रहे हैं जॉब मांगने, जॉब को पाने के लिए, उस कंपनी के अनुसार वो बायोडाटा बनना चाहिए। आप सर्विस इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो बायोडाटा कुछ और बोलना चाहिए, आपकी क्वालिटीज़ कुछ और होंगी। और आप प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो कुछ और होनी चाहिए ना। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी सफलताएं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं सफल होने की। अब रेज्यूम साथ लेके जाना है। आप कहें सर क्यों साथ लेके जाना है, हम तो वो पहले ही भेज चुके। अगर आपने वो पहले भेज भी दिया है, तब भी अपनी फाइल में सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, जितने भी आपने सर्टिफिकेट लिखे हुए हैं बायोडाटा में, रेज्यूम में, वो सारे होने चाहिए ओरिजिनल, सबकी कॉपी होनी चाहिए। और कम से कम 5 सेट ऑफ रेज्यूम होने चाहिए। इसकी क्यों ज़रूरत है? पता चला आप वहाँ गए, वहाँ पर 3 लोग बैठे हैं, एक के पास रेज्यूम है, आप बाकी सबको भी ऑफ़र करें और साइन करके ऑफ़र करें। बिना साइन करा हुआ कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। आप साइन करते नहीं, ऐसे ही भेज देते हैं। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, इससे बहुत पहला प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। तो ये सब तैयारी करने के बाद
फिर जब आप इंटरव्यू के रूम में जाएंगे तो घुसते ही आप ग्रीट करेंगे, अभिवादन करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, जो भी टाइम होगा। और फिर आपका जब जवाब मिल जाएगा आपको उस अभिवादन का, वो देंगे। वो अच्छे लोग होते हैं, बुरे नहीं होते। फिर आप अप्रोच करेंगे उस टेबल तक जहाँ पर आपको बैठना है, और जब आपको सीट ऑफ़र की जाएगी तो आप बैठ सकते हैं। नहीं सीट ऑफ़र करी तो जब तक मत बैठें जब तक आपको ऑफ़र नहीं की जा रही। पर मेरे ख्याल से ऐसा होता नहीं है, तो कह देते हैं बैठिए, या फिर 2 मिनट की बात करके आपको छोड़ देंगे, तब खड़े खड़े हो सकता है। इंटरव्यू जितनी भी देर का हो, उसके बाद वापस जाते हुए आपको धन्यवाद करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारा सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अनुभव तो हुआ है ना। इस नियत से हमें आगे चलना है दोस्तों। जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आंखों में देखकर लाउडली और क्लियरली उसका जवाब दें। और ऐसा बहुत मुमकिन है कि कुछ सवाल ऐसे हों जिसका उत्तर आपको नहीं आता हो, तो डोंट वेस्ट टाइम। आप कहें कि अभी मुझे इसका उत्तर नहीं पता, ये मत कहना कि सर आपको तो पता है प्राइवेट ITI में पढ़ाई नहीं होती है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, या कोरोना चल रहा था, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आप अपनी तैयारी करके जाएं, हम हैं ना साथ आपको तैयारी करवाने के लिए। टाइम है आप लोगों के पास। अपने भावनाओं पे नियंत्रण रखेंगे, फॉर्मल रहेंगे, और आपकी बॉडी लैंग्वेज करेक्ट होगी। बॉडी लैंग्वेज से क्या करेक्ट है? डोंट फिजेट। ऐसे कोई कड़ा आपने पहन रखा है, खटखट हो रही है, पहन कर रखा है, या पैर को ऐसे खटखट खटखट कर रहे हैं, ये सब नहीं करना। इसको कंट्रोल करो। वो एंग्जाइटी में होता है, मतलब जब आप बड़े तनाव में होते हैं और कुछ ऐसे इमोशंस आपके अंदर आ रहे होते हैं, तो अपने आप होने लगती है आपकी बॉडी। डोंट क्रॉस योर बॉडी। अपने हाथ को ऐसे मत बांधो, ऐसे भी मत बांधो, और पैरों को भी मत बांधो। बी ओपन जब आप इंटरव्यू देने जाएं। बहुत काम बैठो। एक बेचारा शरीफ इंसान है, आपके बारे में जानना चाह रहा है, बस घबराने की कोई बात नहीं है। वो अच्छे लोग होते हैं। और लास्ट बात, सेल्फ इंट्रोडक्शन। इंटरव्यू में आप सहज हो जाओ और एक बातचीत का दौर शुरू हो जाए। आपको एक मौका दिया जाता है। सबसे पहले सवाल आपसे यही पूछा जाता है आमतौर पर अधिकतर इंटरव्यू में, अपने बारे में कुछ बताइए। क्या बताएंगे आप अपने बारे में? जब तक ये वीडियो ख़त्म होगी आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या बताना चाहिए अपने बारे में। आप तब तक सोचो कि अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए इंटरव्यू में कि अपने बारे में कुछ बताएं, तो आप क्या बताएंगे और कितनी देर के लिए बताएंगे। एक होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन कि आप अपना परिचय दें, और एक होता है एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच जो है हमारा संक्षिप्त परिचय होता है। हमारे मतलब जब कम समय में अपनी ऑडियंस को बांधना हो, अपनी बात शुरू करने से पहले बांधना हो, उसको हम कहते हैं एलिवेटर पिच। सो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या है ऐसा हमारे इंटरव्यू में जो हमें डरा सकता है, या परीक्षाओं में ऐसे कौन से सवाल होंगे जो हमें डरा सकते हैं। इंग्लिश में लिखे हों, हिंदी में लिखे हों। अब जो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है वो है इंटरव्यू रिलेटेड। हम इंटरव्यू की कुछ तैयारियां करेंगे, और एक सेक्शन इसमें है सेल्फ इंट्रोडक्शन का, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि अपने बारे में बताइए। अब जरा इस बात की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर। अगर आपसे कोई पूछ ले अपने बारे में बताइए, इंटरव्यू में आप बैठे हैं, आपने उनको रेज्यूमे दे रखा है, आपसे कहा जाए कि ठीक है मिस्टर XYZ अपने बारे में बताएं कुछ, और ये सवाल सबसे पहले पूछा जाता है ताकि आप भी थोड़ा आसान महसूस करने लगो आराम से, ताकि आगे का चर्चा शुरू हो। इसीलिए इंट्रोडक्शन दिया जाता है, और वो भी आपको थोड़ा सा पहचान लें कि भाई इसके बोलने के ढंग क्या है, क्या क्या इसके पास है बोलने को अपने बारे में। अब आप साहब बोलना शुरू करते हैं। सोचो आप क्या बोलोगे। सर मेरा नाम ये है। अच्छा, वो सुन रहा है आपकी बात। अब कहें आप दूसरी लाइन क्या? सर मैंने ITI कर रखी है। गुड। अब तीसरी बात आप क्या बोलें? प्रेशर आ गया ना, सोचो क्या बोलोगे। सर मैं इस जगह का रहने वाला हूँ। वेरी गुड। चौथी बात क्या बोलेंगे? सर मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे पिताजी ये करते हैं, हम 4 भाई बहन हैं। ये क्या बताने लगे भाई? हर एक बंदे का नाम, उसके पिताजी का नाम, वो कितने भाई बहन हैं, कौन से गांव से है, और ITI उसने कर रखी है नहीं कर रखी है। सिर्फ ये जानने के लिए आपको कहा कि अपने बारे में कुछ बताओ। आपका नाम और आपने ITI कर रखी है और आप कौन से गांव के हो, ये तो आपने रेज्यूमे में लिख रखा है, वो तो उसके सामने रखा हुआ है। वो क्या बता रहे हो उसको पढ़ना नहीं आता क्या? और आपके पिताजी का नाम क्या है, वो क्या करते हैं, और आपके कितने भाई बहन हैं, और आपके चाचा जी और चाची जी और मामा कहाँ रहने वाले हैं, वो आपके बारे में पूछ रहा है, आपके परिवार के बारे में पूछ रहा है। सो सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में भी हम इस टॉपिक में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कॉल्ड? अपने आप को
बहुत ही औपचारिक तरीके से परिचय देना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है, अ गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन विल हेल्प इन मेकिंग अ डैश डिसीजन। अगर हमने अपना परिचय बहुत अच्छा दिया तो एक फैसले पर, किस फैसले पर पहुंचना आसान हो जाएगा? चैटिंग के हाँ, अगर मैंने बता दिया कि मैं बहुत बड़ा कहीं मैनेजर हूँ तो लोग बाग मेरे से बात करना शुरू कर देंगे, मेरे से चैटिंग करना शुरू कर देंगे, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाएंगे। आपको ये उत्तर सही लग सकता है। दूसरा है ट्रांसफ़र। हाँ सर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आंसर सही हो सकता है सर, बिल्कुल। अगर मैंने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रभावशाली तरीके से दे दिया कि तुम जानते नहीं मेरी पहुँच कहाँ तक है, मंत्री जी मेरी बात मानते हैं, तो फिर लोग बाग ट्रांसफ़र के लिए आएंगे मेरे पास कि ट्रांसफ़र रुकवा दो या करवा दो। ये आंसर सही है सर ठीक है, देखते हैं। तीसरा है आंसर हायरिंग। हायरिंग मतलब आपको जॉब पर रख लिया जाएगा। अगर आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया तो आपको जॉब पर रख लिया जाएगा। अब आप सिर खुजाने लगे, यार आंसर तो यही सही है, तो इसको आंसर लगा देते हैं। यस, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये आंसर सही है। फैमिली, हाँ सर ये तो आंसर बिल्कुल ही सही है। अगर हमने अपना परिचय अच्छा दे दिया तो रिश्ते वाले मान जाएंगे, मेरी फैमिली बन जाएगी हाँ, सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं ना? पर फिर भी दोबारा सोचो, कौन सा ऑप्शन सबसे सही है? सी ऑप्शन। क्यों सही है ये बता रहा हूँ। भैया तुम्हारी बात हो रही है, तुम्हें सिखाया जा रहा है, ना तो तुम जनरल मैनेजर हो कहीं के, ना ही तुम किसी मंत्री के कोई बहुत करीबी हो, और ना ही तुम्हारी शादी अभी हो रही है। किसकी ज़िंदगी ख़राब कर दें तुमसे शादी? अबे कुछ जॉब वॉब तो ढूंढ लो, अपने स्किल्स को तो बढ़ा लो, अपने व्यवहार को तो सुधार लो भाई, इमोशंस को तो कंट्रोल कर लो, कहीं अच्छी जगह जॉब तो पालो, तो फैमिली भी बनेगी बच्चों, सबकी बनती है, तुम्हारी भी बनेगी। निराश मत हो ना, होगी तुम्हारी शादी, पर पहले तुम्हें ठोक पीट के दुरुस्त तो कर लें, थोड़ा इस लायक तो कर दें कि अपनी जिम्मेदारियां निभा सको। इसका सही उत्तर हायरिंग ही है। गलत फहमियों में रहते हो हमेशा। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ अस डैश ऑन कंप्लीशन ऑफ कोर्स। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम सब क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है फील बोर्ड, बोर हो जाएंगे सही है। ये जो डर आज आपको लग रहा है ना, इसको ढूंढोगे जब एक बार ये क्लासरूम खत्म हो जाएगा ना और आप जॉब में चले जाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको बहुत याद आने वाले हैं ये दिन, और आपने खो दिया इनको। इसको तो यूज़ करना चाहिए था। जब हमारे पास क्लास नहीं होती ना, उन बच्चों से पूछो जो पढ़ नहीं पा रहे, उनका कितना मन करता है कि हमें किसी तरह से एडमिशन मिल जाए। आपको मिला, आप उससे डरने लगे, भागने लगे। आपको तो खुश होना चाहिए था। एक बार जॉब में चले जाओ, आपका मन करेगा दोबारा क्लासरूम मुझे मिल जाए और मैं स्टूडेंट की तरह बैठ के वहाँ पे पढ़ूँ, बहुत मज़ा आएगा, ऐसा मन करेगा आपका। अगला ऑप्शन है सर्च फॉर जॉब्स। हाँ, मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं जॉब को ढूंढूंगा, ये आंसर सही है। और क्या करेंगे हम? जॉब को ढूंढेंगे। फील रिलैक्स, हाँ बस अब रिलैक्स हो गया, अब 2-3-4 महीने तो मैं इस खुशी में इससे बाहर नहीं निकलूंगा कि इम्तिहान खत्म हो गया, रिजल्ट अच्छा आ गया। फिर उसके बाद मैं इधर उधर मुँह करके देखूंगा अब क्या करूँ। तो चलो पहले तैयारी कर लेते कंपटीशन की, तो मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा। 1-1.5 साल कोचिंग करने के बाद फिर मैं कहूँगा कि यार इस देश में नौकरियों की बहुत कमी है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। कभी भी अंदर झांक के नहीं देखूंगा मैं, बिल्कुल दूसरों पे गलतियाँ थोपता रहूँगा सारी, क्योंकि मेरी तो कभी कोई गलती है ही नहीं। फिलहाल मैं जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रिलैक्स फील करूँगा बहुत। यह ऑप्शन गलत है भाई। फील फ्री, हाँ छुटकारा मिला इस पढ़ाई से, आज़ाद हो गया मैं। आज़ाद नहीं हो गए दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है आपके ऊपर। जैसे ही आपकी ITI कंप्लीट होगी, सारे रिश्तेदार, सारे गांव वाले, सारे घर वाले वो कहेंगे हाँ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें भाई, ITI करवा दी, सब कुछ करवा दिया, सब बच्चे जॉब कर रहे, तू क्यों नहीं कर रहा? मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि ढंग की जॉब मिलेगी तो जाऊँगा। क्या होती है ढंग की जॉब? आप लोगों पे 10,000 रुपये खर्च ना हो 1 महीने पे। शिक्षा बहुत पावरफुल है दोस्तों, इसको ढंग से और बहुत आदर से स्वीकार करें। इसका सही आंसर है सर्च फॉर जॉब्स। जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट होगा हम अपनी जॉब्स को ढूंढना शुरू कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITI ट्रेनीज मीट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग। ITI ट्रेनीज जो हैं वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल से कहाँ मिलते हैं पहली बार? जब जैसे आप ITI पास करने के बाद जो उद्योगों में काम कर रहे हैं, अधिकारी हैं, मैनेजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन लोगों से आपकी मुलाकात कहाँ होती है? पहला ऑप्शन है इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिस। यस, जब हम कोर्स कंप्लीट करने के बाद अप्रेंटिस करते हैं या इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप छोटे पीरियड की होती है, आमतौर पर इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स और MBA वाले करते हैं उद्योगों में जाके इंटर्नशिप। 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की होती है। अप्रेंटिस बड़ी होती है, 1 साल की या 2 साल की होती है। तो तब हमारी मुलाकात होती है उन लोगों से और हम देखते हैं कि ये लोग कैसे काम करते हैं और इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तब आप लोग उनसे मिलते हैं। ऑप्शन ए सही है। पर्सनल ट्रैवल, हाँ जब मैं घूमने जा रहा होता हूँ तो रास्ते में मिल जाते हैं मुझे, वो उद्योगों में काम करने वाले लोग रास्तों में नहीं मिलते हैं भाई, ठीक है।
और अगर मिलते भी हैं तो वो नहीं बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और वो ऐसे आप उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। तीसरा है शॉपिंग करते हुए। मैं सब्जी खरीदने गया था, टिंडे खरीद रहा था बराबर में रेलवे का एक जीएम साहब भी खड़े हुए थे, तो वहाँ मुलाकात हुई साहब हमारी। ये आंसर भी गलत है। ड्यूरिंग इंटरव्यू, आपको लगे यार ये आंसर तो सही होना चाहिए, ड्यूरिंग इंटरव्यू वो तो लेते ही ना कंपनी वाले, ये आंसर भी बिल्कुल सही नहीं है। इंटरव्यू में अगर कंपनी के सिर्फ एचआर मैनेजर भी कोई बैठा है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के मैनेजर बैठे होते हैं, तो हो सकता है आप कह सकें इस बात को कि हाँ वहाँ पर हमें कंपनी के लोगों से मुलाकात पहली बार वहाँ हुई। लेकिन बहुत बार कंपनी के लोग इंटरव्यू नहीं लेते, बीच में कुछ कंसल्टेंट एजेंसीज होती हैं, कुछ हेड हंटर्स होते हैं, वो उन कंपनीज़ के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू में आपको उद्योगों के मैनेजर्स, इंजीनियर्स और बड़े बड़े अधिकारी और प्रोफेशनल्स उनसे मुलाकात हो जाए। उनसे मुलाकात आपकी इंटर्नशिप और अप्रेंटिस के दौरान ही होती है पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प टू मेक। अगर हमने अपना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया तो वो क्या मदद करेगा? नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। हमने अच्छा अपना परिचय दिया तो सामने वाला हमारे बारे में कुछ गलत सोचेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। पैसा मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपने परिचय दिया अपना और लोग बागों ने आपके ऊपर पैसा लुटाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी गलत है। गुड पॉजिटिव इंप्रेशन, यस ये आंसर सही है। आपका एक सकारात्मक इंप्रेशन प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन सी सही है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, आपको एकदम ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, नहीं, उस फैसले तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर बहुत अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दिया तो आपको जॉब ऑफर मिल ही जाएगा। हाँ, जॉब ऑफर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पहले क्वेश्चन में हमने ऐसा कोई सवाल देखा है कि इट हेल्प्स इन हायरिंग। अगर आपने अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया तो आपको रख लिया जाएगा जॉब में, उस फैसले पर पहुंचने में आसानी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और वो क्या भैया जॉब कब शुरू करोगे और तनख्वाह कितनी लोगे, बस ये बता दो। वो 3 इडियट्स का डायलॉग है, वो ऐसे ज़िंदगी में नहीं होता है भाई। सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो हाउ डैश यू आर। आपका जो परिचय जो आप दे रहे हैं वो क्या प्रदर्शित करना चाहिए कि आप क्या हैं। पहला ऑप्शन है डल, बुद्धू। हम ऐसा अपना परिचय देंगे कि हमारी बातें सुनते ही सामने वाले को बिल्कुल समझ में आ जाएगा हम बिल्कुल बुद्धू हैं ये ऑप्शन तो गलत होना चाहिए ना। ठीक है, गलत है। कॉन्फिडेंट, यस ये आंसर सही है कि जब हम अपना परिचय दें तो सामने वाले को लगना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं पूरे आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, हम अभिनय नहीं कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। आत्मविश्वास किससे आता है? आत्मविश्वास कहाँ से आता है आपको? जब आपको पता हो कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सही है, तब आत्मविश्वास आता है। झूठ बोलते हुए आत्मविश्वास नहीं आता। तो बी ऑप्शन सही है। इसमें छुपी हुई बात क्या है? आपको अच्छा बनना ही पड़ेगा, तभी आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा दे पाएंगे। रटी हुई लाइनों से आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे कभी। अगला ऑप्शन है एंग्री। जब हम अपना अच्छा परिचय देंगे तो सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि हम कितने गुस्से में हैं। ये ऑप्शन गलत है। या हम कितने कमज़ोर हैं, आखिरी ऑप्शन भी गलत है। हम ऐसा अपना अच्छा परिचय उसको नहीं कहते कि सामने वाले को ये पता चल जाए हम गुस्से में हैं या हम कमज़ोर हैं या हम बुद्धू हैं। उसे ये पता लगना चाहिए कि हम कॉन्फिडेंट हैं, और उसको थोपना नहीं है कि तुम मान मैं हूँ कॉन्फिडेंट। आपके हालात व्यवहार बहुत फॉर्मल होंगे और सामने वाला समझ जाएगा कि बच्चा सही बोल रहा है। ये है ऐसा। अगर आपने कहा कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो वो आपके कॉन्फिडेंस से समझ जाएगा कि ये सही में मानता है। आप हैं या नहीं है वो एक अलग बात है, मतलब आपको पर ऐसा लगता है कि आप ईमानदार हैं, इतनी बात साबित हो जाएगी अगर आप वाकई वो बोल रहे हैं जो आप मानते हैं। तो अच्छा बनना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड। अगर आपने अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दिया, क्विक समरी मतलब संक्षिप्त परिचय, उसको क्या कहते हैं? एलिवेटर पिच। हम 30 सेकंड के अंदर अंदर अपने ऑडियंस को बताते हैं कि मैं ये हूं और क्यों आपको मेरी आगे की बात सुननी चाहिए। आप मेरी बात समझ गए? और इसका नाम एलिवेटर पिच क्यों पड़ा और ये 30 सेकंड के अंदर क्यों होती है? एलिवेटर कहते हैं लिफ्ट को। आप ऐसा समझो कि लिफ्ट में आप गए, वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं और आपके पास सिर्फ 30 सेकंड का वक्त है, तब तक मंजिल आ जाएगी, क्योंकि लिफ्ट में ज़्यादा 30 सेकंड लगते हैं हमें, आधा मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। और उस बीच में आपको अगर उनको बताना है कि आप कौन हैं, तो एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम रखा एलिवेटर पिच। हम अपने आप को पिच कर रहे हैं। पिच मतलब हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैं ये हूँ, और हमें ऑडियंस के अनुसार करना पड़ता है। अगर मैं कभी बुज़ुर्गों के साथ होऊंगा तो मैं उनको शायद ये बताना चाहूँगा कि मैं बुज़ुर्गों के साथ बहुत अच्छा फील करता हूँ, भविष्य पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है और मुझे बहुत, आज भी मैं उसी खुशी को ढूंढने आपके बीच में आया हूँ। जब मैं बच्चों के साथ बात करूँगा तो मैं उनके साथ
कहूँगा कि मैं बच्चों के साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है और मैं तो हमेशा खेलता हूँ, ऐसा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। अपनी ऑडियंस के अनुसार आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, बहुत सारी आपकी क्वालिटीज़ होती हैं, पर ऑडियंस को किस क्वालिटी की ज़रूरत है आपकी, उस संक्षिप्त परिचय को हम एलिवेटर पिच कहेंगे। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इन अ स्मार्ट एंड पावरफुल वे इन जस्ट 30 सेकेंड्स इज कॉल्ड। अगर 30 सेकेंड में बहुत पावरफुली आपने अपने आप को पिच कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया या अपना परिचय दे दिया, उसको क्या कहते हैं? अगेन आंसर इज एलिवेटर पिच। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल क्या है? अपने बारे में कुछ बताएं, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें। उत्तर क्या है? टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कुछ बताएं। ऑप्शन ए सही है। फीडबैक बहुत अच्छी कंपनीज में इंटरव्यू के बाद आपसे फीडबैक लिया जाता है कि आपको हमारे कंपनी में जो इंटरव्यू आपने दिया है आपका कैसा अनुभव रहा है। आमतौर पे नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ कंपनीज, कुछ एचआर डिपार्टमेंट्स इस काम को करते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल नहीं है। व्हाट इज़ क्वारंटीन? क्वारंटीन वो होता है वो जो कोरोना में घर में बंद कर देते हैं ना, ज़बरदस्ती हमें कोरोना हो गया, बाहर वालों को हो जाएगा, उसको क्वारंटीन कहते हैं। तो ये कौन पूछता है यार जॉब इंटरव्यू में? वेयर इज़ माई पेन? जॉब इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछेगा, यार दिख रहा मेरा पेन कहाँ रख दिया मैंने। ये सवाल हो सकता है कोई पूछ ले, बेचारा आपको रिलैक्स करने के लिए पूछता है, वो भी इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और समझ में आई है मुझे, जो मुझे लगता है आपको बता देना चाहिए। जॉब इंटरव्यू आप देने जाएं या किसी भी अधिकारी से आप बात कर रहे हो, वो हो सकता है इनफॉर्मल हो जाए, लेकिन आपको नहीं होना है। मतलब आपने कहा, अरे मैं जब भी इससे मिलता हूँ ये मुझे हाथ बढ़ा देता है, हाथ मिलाने के लिए शेक हैंड करता है, बहुत अच्छा इंसान है। फिर एक दिन आप गए और आपने हाथ बढ़ा दिया। वो बढ़ा सकता है, अगर वो चाहेगा तो आप हाथ मिला लेंगे, लेकिन आप उस लिबर्टी को कभी नहीं लेंगे। अगर हंसने का कोई मौका आया तो आप हंसें, मैं मना नहीं, लेकिन ऐसे बहुत मुंह फाड़ फाड़ के हंसते रहो। किसी भी चीज़ को ओवरडू नहीं करना है, नियम और कानून में रहना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आपको सब पता है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा साधो, अपने भावनाओं को साधेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंप्रूव आवर लिसनिंग स्किल्स एंड बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर यू नीड टू स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली। करेक्ट। अगर आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, श्रोता बनना है, तो आप अच्छा सुनने वाला बने। अच्छा सुनने वाला किसको कहते हैं? कि बैठे तो हैं क्लास में लेकिन ध्यान कहीं और है, इसको हम अच्छा सुनने वाला कहेंगे, श्रोता कहेंगे। अच्छा श्रोता वो होता है जो इन्वॉल्व रहता है, क्या बातें हो रही हैं, आपके कानों में क्या बातें आ रही हैं, आप उसे समझेंगे, उसको एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। कि जो हम सुन रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप एक्टिव लिसनर बनेंगे। और अगर आप एक्टिव लिसनर बन गए तो ये गारंटी है कि फिर आप बहुत अच्छे वक्ता भी बनेंगे। अगर आप श्रोता अच्छे हैं, अच्छे लोगों को सुनो। आप लोग तो हमें सुनने लगे ऐसे कि हम सवाल पढ़ रहे हैं और आपको उसका उत्तर बता रहे हैं। ये कैसे वक्ता हैं हम टॉपिक को कहाँ समझा रहे हैं, हम तो इम्तिहान की पेपर आउट करवा रहे हैं। ये कैसे वक्ता है, ये कैसे एजुकेटर हैं हम लोग? ये गलत है। तो अच्छे वक्ताओं को सुनेंगे। बहुत अच्छे यूट्यूब पे वक्ताएं हैं, ITI पढ़ाने वाले भी बहुत अच्छे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उनको सुनो। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है इग्नोर लिसनिंग। हम अच्छे श्रोता तब बनेंगे जब हम नज़रअंदाज करने लगे, जो बोल रहा है बोलता रहे, हम सुनने के नहीं। इसको अच्छा लिसनर कहेंगे? नहीं, ऑप्शन बी गलत है। बी इंडिफरेंट। इंडिफरेंट मतलब सुन तो रहे हैं तेरी बात, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम मानने के ही नहीं, कुछ ही कह ले। अरे कहाँ, अरे तुम अपने ऊपर क्यों ले गए यार? मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सवाल को बता रहा हूँ कि आप बोलते रहो, हम सुन भी रहे हैं क्योंकि गुरुजी हो। अरे तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ यार, ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, पर हम सुनेंगे नहीं। वैसे मुझे पता है कि 2 मिनट के बाद ज़्यादा आप वीडियो बंद कर देते हो, कोई बात नहीं। लास्ट ऑप्शन है लिसन पार्शली। थोड़ा थोड़ा सुनो और थोड़ा थोड़ा बंद कर दो, मतलब फिर थोड़ा बहुत देख के हाँ अच्छा ये ठीक है, हमें सब आता है, और फिर डरो भी। अरे तैयारियां नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज। एक साक्षात्कार में भाग लेते समय ले जाने वाले एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्या है वो? आपका रेज्यूमे, करिकुलम वीटे उसको कहते हैं, बायोडेटा भी कह लो आप उसको। उसमें एक संक्षिप्त आपका विवरण होता है कि आपका नाम क्या है, आप किस गांव से हो, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपने क्या क्या पढ़ाई करी है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है ताकि एज का पता चले, नेशनैलिटी क्या है, आपके मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा है नहीं है, इस तरीके की चीज़ें आप एक संक्षिप्त अपना विवरण देते हैं, उसको रेज्यूम कहते हैं। वो इंटरव्यू के वक्त आपके पास होने चाहिए, एक नहीं कम से कम 5। का सही उत्तर है रेज्यूम। अ डैश इज अ समरी ऑफ योर
पर्सनल एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड एजुकेशन हिस्ट्री। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब आपने कहाँ कहाँ इससे पहले जॉब करी हुई है, आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस किस चीज़ के लिए आप क्वालिफाइड हैं, आपने कौन कौन से कोर्सेज करे हुए हैं, और आपकी एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है। ये किस में लिखा रहता है? रेज्यूम में लिखा रहता है। आंसर सी सही है। फीडबैक नहीं है, लेटर नहीं है, स्टोरी कहानी थोड़ी लिख के दी है, रेज्यूम लिख के दिया है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेस वाइल स्टार्टिंग देयर करियर्स इज। जब आप अपने करियर को, मतलब व्यावसायिक जीवन को शुरुआत करेंगे, तो एक चुनौतीपूर्ण एक परिस्थिति होती है जो सबको सामना करनी पड़ती है, और आपको करनी पड़ेगी सबको। चाहे मामा जी फूफा जी आपका कहीं जुगाड़ लगवा भी दें, तब भी इंटरव्यू तो देना पड़ेगा, सामने तो आना पड़ेगा ना। तो वो चुनौतीपूर्ण स्थिति है इंटरव्यू की, फेसिंग एन इंटरव्यू। बात समझ में आ गई? बाकी सारे आंसर गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहर्सिंग और प्रैक्टिस सेशन बिफोर एन इंटरव्यू इज कॉल्ड। ये बहुत जरूरी है बच्चों, इसको ध्यान से समझना। जब आपका इंटरव्यू होने वाला हो, आप जाने वाले हो, तो मन ही मन सोचो, आत्मचिंतन करो कि वो क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं और उनका मुझे क्या जवाब देना है। फिर वो जवाब कैसे देना है, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो उसकी। ये तरीके अपना लेना जो मैं कह रहा हूँ, ये परीक्षाओं के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी हैं। तैयारी करो ताकि वहाँ पर जाके नेचुरली निकले, ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। अगर अभिनय भी कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस तो कर लो। तुम्हें पता है शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन और सलमान खान कितनी टेक में एक शॉट देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं पूरी। आप ऐसे ही पहले शॉट में जाके इतने बड़े हीरो हो रहे हो, पहली शॉट में जाके बैठ जाओगे वहाँ पैर फैला के, वो पूछेंगे आपका नाम, आप कहोगे विजय दीनानाथ चौहान, और वो कहेंगे भैया जॉब तेरी पक्की। बहुत बढ़िया। उसको कहते हैं मॉक इंटरव्यू। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, तो मॉक इंटरव्यू मतलब जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो ना आप, ये मॉक टेस्ट ही तो है जो हम कर रहे हैं इस समय। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इम्तिहान की, उसी तरह आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना, तब बोलने की प्रैक्टिस करना, ताकि तब रुकना ना पड़े, सोचना ना पड़े। और हिंदी में बोलना बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा अगर लगता हो कि मैं इंग्लिश में बोलूँगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं, हिंदी में बोलना, लेकिन शिष्टाचार में बोलना, अच्छे शब्दों का चुनाव करके बोलना, फ्लो में बोलना, ऐसा लगे कि आप सच बोल रहे हैं, काम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंग्स वन मस्ट नॉट फॉलो वाइल अटेंडिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के समय क्या नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट, क्या नहीं करना चाहिए। आंसर देख लेते हैं। बीइंग कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास में रहो। किसने मना करा? यस, ये आंसर गलत है, क्योंकि हमसे पूछा गया क्या नहीं करना चाहिए। ओ भैया आत्मविश्वास में रहना, और आत्मविश्वास का मतलब मैं ये नहीं कह रहा ओवर कॉन्फिडेंट आप हो जाओ वहाँ पर कि अरे मेरी जॉब तो मुझे देनी ही पड़ेगी, इसको मेरे से बढ़िया इनको कहाँ मिल सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलता इस दुनिया में, किसी के बिना कोई काम नहीं रुक रहा है। तो कॉन्फिडेंस यस होना चाहिए, उससे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी है। गिविंग अ फर्म हैंड शेक, आपको एक, अगर आपको सामने वाला हाथ मिलाने के लिए ऑफर करे, खुद नहीं देना है अपना हाथ, ऑफर नहीं करना है, जब तक कि आप इतने बड़े ओहदे पे नहीं पहुंच जाओ कि आपके लिए जीएम की कुर्सी खाली है और आपको जीएम के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो जनरल मैनेजर तो सबसे बड़ा होता है, तब आप वहाँ पर पहुँचेंगे क्योंकि सारे आपके जूनियर होंगे, तब आप अपना हाथ मिला के उनको थोड़ा गौरव प्रदान करेंगे। अभी आप अगर हाथ मिला दिया आपने तो वो गलत मैसेज जाएगा। वो अगर आपको हाथ बढ़ाएं हाथ मिलाने के लिए तो ज़रूर एक्सेप्ट करो, और दोनों हाथों से एक्सेप्ट करना। एक हाथ से हाथ मिलाएंगे और दूसरा हाथ उनके हाथ के पीछे रहेगा। बात समझ में आ गई? दोनों हाथों से आप हाथ मिलाएंगे थोड़ा झुक के, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि लड़का बड़ा तमीज़ का है। और उसको ढीले से मत मिलाना, फर्मली मिलाना, लगे कि हाँ आपसे हाथ मिला के मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आपसे हाथ मिलाया है मैंने। ऐसे बनना है बेटा, और फिर देखो वो आप लोगों की क्या मदद करते हैं। जो चीज़ आपको नहीं आती वो सब सिखा देंगे। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये तो आपको करना चाहिए। अगर आपको हाथ मिलाने को उन्होंने ऑफर करा है तो आपको हाथ मिलाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है ग्रीट एंड थैंक फॉर्मली। उनका मतलब जब आप इंटरव्यू के कक्ष में जाएं तो अभिवादन करें, और जब बाहर निकलें तो उनको थैंक यू करें, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो। तो ये करना चाहिए, तो ये भी आंसर गलत है। लाफ लाउडली, दैट अट्ठास करो, वहाँ ठहाके मारो बैठ के इंटरव्यू में। उसने कुछ मजाक में आपसे कह दिया प्यार में, तो आप तो बस फिर रुक ही नहीं रहे, आंखों में से पानी निकल गए, हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भैया इंटरव्यू है, बहुत फॉर्मल तरीके हैं वो। तो उस खुशी को जो आपको अगर मिली भी है और आपको बहुत हंसने का मन है, उसको नियंत्रण करना है, उस भावना को। भाई समझ गए ना मेरी बात? गुड। मॉक इंटरव्यूज़ हेल्प कैंडिडेट। अगर आपने इंटरव्यू पे जाने से पहले एक मॉक इंटरव्यू मतलब तैयारी, रिहर्सल कर ली, तो आपको क्या लाभ मिलेगा?
बिकम नर्वस, आप और नर्वस हो जाओगे। ओह, जैसे अभी पढ़ाई करते हुए आप हो रहे हो, जितनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो उतना ज़्यादा नर्वस हो रहे हो। पर ऐसा नहीं होता। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं बिना डरे, आपको लाभ होने वाला है, परीक्षाएं अच्छी होंगी, डरो मत। दूसरा है ओवर कॉन्फिडेंट। अभी मैंने मना करा था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। मॉक इंटरव्यू अगर आपने कर भी लिया और अच्छी तैयारी हो गई तो भी वहाँ जाके ऐसा नहीं है आप तो फाड़ ही दूंगा मैं आज इंटरव्यू को ये इस नज़रिए से मत जाना भाई, क्योंकि एक से बड़े एक तुर्रम खान बैठे हैं वहाँ पर। अभी आपने सिर्फ अपने अनुदेशकों को देखा है, व्यवसाय के लोगों को देखोगे तो पसीना निकलेगा डेफिनेटली। एंथुजियास्टिक, आप बहुत मतलब ऐसे जोश में भर जाएंगे। ये बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि डर लगना स्वाभाविक होता है इंटरव्यू से पहले। आखिरी ऑप्शन है रिहर्स हाउ टू परफॉर्म इन एन इंटरव्यू। हम रिहर्सल कर लेते हैं कि इंटरव्यू में कैसे हमें बात करनी है। यही आंसर सही है। मॉक इंटरव्यू इसीलिए करते हैं हम अपना, कि ताकि हम रिहर्सल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू के दौरान क्या चीज़ अवॉइड करनी है, मतलब क्या नहीं करना है। ग्रीट द एम्प्लॉयर विद अ स्माइल। जो भी सामने बैठे हैं, एम्प्लॉयर मतलब जो आपको जॉब देने वाले हैं, उनको एक बहुत मधुर सी मुस्कुराहट के साथ उनका अभिवादन करें। आपको पता नहीं, शायद किसी ने बताया नहीं, जब आप एक मधुर सी मुस्कान पहनते हो ना, बहुत अच्छे लगते हो दोस्तों। आपको लगता है यार मेरी हंसी वैसी नहीं है जैसी उस हीरो की है। अरे सब अच्छे लगते हैं स्माइल के साथ। तो एक बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ अभिवादन करें। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, ये भी करना है आपको। आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, आंखें चुरानी नहीं है। उससे लगता है ये जो झूठ बोल रहा है, ये जो बोल रहा है इसे खुद यकीन नहीं है कि ये ऐसा है या नहीं है। वो नहीं करना। हमसे तो पूछा गया है क्या नहीं करना है। आई कांटेक्ट तो करना है, अभिवादन तो करना है, मुस्कुरा के अभिवादन करना है। पहले दो आंसर गलत हैं। लुक समवेयर एंड आंसर, वो तुम्हारी तरफ देख के कुछ बात पूछ रहा है, तुमने दीवार की तरफ मुंह करके और फिर उसका उत्तर दे रहे हो। वही आंखें नहीं चुराना है, उसकी तरफ देख के बात करना है। या मान लीजिए 5 लोग बैठे हैं और उनमें से एक लड़की भी है। अब तुम्हें तो लड़कियों, तुम तो अपने भावनाओं को कंट्रोल ही नहीं करना जानते हो। अब तुम्हारी नज़रें बार बार पूछ कोई और रहा, तुम लड़की की तरफ ही देख रहे हो। और जब लड़की ने पूछा तो ऐसा शर्मा गए कि अब दूसरे की तरफ देख रहे हो। भैया जो सवाल पूछ रहा है उसकी तरफ देख के बात करो और अपनी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखो, अगर जॉब चाहिए तो। आखिरी ऑप्शन है आंसर क्लियरली एंड लाउडली। आपकी आवाज़ स्पष्ट होनी चाहिए, मुंह मुंह में नहीं बोलना है। इतना लाउडली बोलो कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आ जाए, सुनाई दे जाए। तो क्लियर बोलेंगे और लाउडली बोलेंगे। इसमें से कौन सा आंसर ऐसा है जो हमें नहीं करना? लुक समवेयर एंड आंसर। जो सवाल पूछ रहा है उसकी तरफ मुंह देख के, उस कहीं और मत देखो, उसकी तरफ ही देखो। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये तो था आपका इंटरव्यू से रिलेटेड और इमोशन से रिलेटेड जो सवाल आपके क्वेश्चन बैंक में हैं, हमने उनको समझा दिया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी बातें समझ में आ भी गई होंगी। अब बात रह गई सेल्फ इंट्रोडक्शन की, क्योंकि एक सवाल मैंने ऐसा छोड़ दिया कि वो तो आप तो डर गए होंगे उससे कि इसके अलावा और क्या बोल दें। भाई मैं अपना, कोई मेरे से पूछेगा अपने बारे में बताओ, तो मैं अपना नाम बताऊंगा, मैंने क्या किया है ये बताऊंगा, मेरा गांव कौन सा है ये बताऊंगा, मेरे पिताजी का नाम क्या है ये बताऊंगा, और क्या बताऊं? फिर तो यही रहेगा कि हम कितने भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटा हूँ या सबसे बीच का हूँ या बड़ा हूँ। ये सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं है। सेल्फ इंट्रोडक्शन आप तैयारी करें, और तैयारी सब कर लेना भाई। इम्तिहान के बाद इसी तैयारी पे जुटना है हमें, और इम्तिहान के बाद इस चैनल को छोड़ मत देना। उसके बाद मैं आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगा अपने उन बच्चों से जिनकी ज़िंदगी में मैंने फ़र्क डाला है। बहुत सारे हैं वो, और आपसे मिलवाऊंगा कि वो इस समय क्या कर रहे हैं और उन्होंने ये IIT कैसी करी थी, उन्होंने ये प्रशिक्षण कैसे किया था जब वो पढ़ाई कर रहे थे मेरे से। उन लोगों से मिलवाऊंगा, आपको मोटिवेट करूंगा। जब वो कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं करोगे? आप तो सबसे पहले करोगे। तो सर, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए आप अपना नाम बताएंगे, अपनी बैकग्राउंड बताएंगे कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ग्रामीण बैकग्राउंड से आ रहे हैं। और उसमें फाइनेंशियल बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत गरीब हूँ जी, ये सब नहीं बताना है। हमें अपनी कमज़ोरियों को तो सामने आने नहीं देना है। आप कहें तो फिर मैं ये क्यों बताऊँ कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा हूँ? ग्रामीण क्षेत्र से आना कोई कमज़ोरी है हमारी? इसको गर्व से कहो कि यस, मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ। हमें कोई अपराध बोध है क्या? कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या किसी से? मैं हूँ तो हूँ। तो अब हमें बताना क्या है सेल्फ इंट्रोडक्शन में? सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम बताएंगे, अपना हल्का सा बैकग्राउंड बताएंगे, ताकि ये पता चल सके कि भाई मेहनत उसके बावजूद भी हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद आप बताएंगे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और उसको
असर्शन करके नहीं बताना, मतलब उसको कंफर्म मत करना कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, ऐसे नहीं बताना है। आपको ऐसे अंदाज में बतानी है ये बातें, जैसे मैं आपको कोशिश करूँ समझाने की, कि मुझे लगता है कि मैं ईमानदार हूँ, ऐसे बतानी है वो। क्योंकि ये अभी जो आप बता रहे हो वो आपका मानना है, अभी आपने व्यवसाय में काम करना शुरू नहीं किया, इस कंपनी अभी वो नहीं जानते हैं आपको, ना आपको जानते हैं, आपकी फैमिली को जानते हैं, आपके दोस्तों को जानते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है उनसे, वो आपको जानना चाह रहे हैं, इसलिए आपको बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो आप बताएंगे अपनी क्वालिटीज़ के बारे में, स्ट्रेंथ्स के बारे में, कि मुझे लगता है मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ्स हैं। उसके बाद आप बताएंगे अपनी हॉबीज़ के बारे में कि मुझे ये पसंद है, बस। उसके बाद वो पूछेंगे कि क्या कोई वीकनेस नहीं है, क्या आपको लगता है आपके अंदर कोई वीकनेस भी है, कोई कमियां भी हैं? तो आप ऐसी कमियों को ढूंढें जो लग तो रही हो कमियों जैसी, लेकिन वो कमियां हो ना। अगर कोई मेरे से पूछे कि तुम्हारी एक अध्यापक के तौर पे तुम अपनी सबसे बड़ी कमी क्या मानते हो, तो मैं कहूँगा कि जब मैं समझाने पे आता हूँ तो मैं टाइम की तरफ नहीं देखता हूँ। हालांकि ये अनप्रोफेशनल तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अनप्रोफेशनल तरीका है। टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं करूँगा मैं? लेकिन जब मुझे समझाना होता है, और ख़ास तौर से ऐसे बच्चों को समझाना होता है जिनको खुद नहीं पता उनको कितनी ज़रूरत है इन चीज़ों को समझने की, तो मुझे टाइम लेना पड़ता है, मैं टाइम लेकर पढ़ाता हूँ। फिर ये मेरी कमज़ोरी है, पर आपको लगता है ये मेरी कमज़ोरी है? सुनने वाले को क्या लग रहा है, यार ये तो अपने काम के प्रति समर्पित है ना, यही लग रहा है ना। तो ऐसी कुछ कमज़ोरियाँ आपको भी अपने लिए ढूंढनी पड़ेंगी, जो लगे तो कमज़ोरी लेकिन हो ना। ये होगा आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। और आपसे आपका परिचय मांग रहे हैं, और इस दुनिया में आपसे ज़्यादा आपको और कौन समझता है? आप 8 लाइनों के बाद रुक रहे हो, आपको पता नहीं उसके बाद क्या बोलना है। तो आप ही अपने आप को नहीं जान रहे हो, सबसे पहले अपने आप को जानेंगे। आज के लिए इतना बहुत है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहो, खुश रहो।